इम्पॉर्टेंट टॉपिक आईआईटी और जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करने वाले हैं। और आपको टॉपिक तो पता ही है कि हम लोग बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर डिस्कशन करना चाहेंगे। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी साल है जिस साल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर क्वेश्चन ना आता। और बात सिर्फ इसी टॉपिक के नहीं है, आप इसका इस्तेमाल भी कई टॉपिक्स में करते हैं, चाहे वो सॉल्यूशन टॉपिक हो, चाहे आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, तो कई सारे टॉपिक में इसका इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा एक टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर मैं चर्चा करूं। इससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया जाए कि साहब जो है हमारे जो सॉल्ट हैं वो कितने टाइप के होते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि कई प्रकार के सॉल्ट्स हैं, इनमें से एक सॉल्ट है जिसको हम लोग कहते हैं, आपको ध्यान होगा, सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट हमारे वो सॉल्ट होते हैं जिनमें कोई कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट नहीं होता है, सिंपल आयन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब सिंपल कैटायन और सिंपल एनायन। अब क्वेश्चन आता है माइंड में कि साहब ये सिंपल कैटायन और सिंपल एनायन है, तो देखिए कि सर पोटेशियम प्लस है, कैल्शियम प्लस 2, ये सब सिंपल कैटायंस हैं। जैसे सल्फेट आयन है, ये सिंपल एनायन है, लेकिन वहीं अगर मैं लिख दूं CuNH3 और यहां पर इस पर +2 चार्ज डाल दूं, ये सिंपल कैटायन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है। या मान लो मैंने लिख दिया FeCN6 इस पर -4, ये सिंपल एनायन नहीं है, कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो सिंपल सॉल्ट वो होते हैं जिसमें सिंपल टाइप के कैटायन और एनायन होते हैं, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स टाइप के कैटायन या एनायन प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि एक क्लासिफिकेशन है सिंपल सॉल्ट और दूसरे हमारे जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैं जिन पर हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। अच्छा, सिंपल सॉल्ट में भी फर्दर अगर मैं इसको क्लासिफाई कर दूं थोड़ा सा, तो एक होता है हमारा सिंपल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। ये वैसे आपका जो डिस्कशन है ये किसी और टॉपिक में आप लोग पढ़ते नहीं हैं। न्यूट्रल सॉल्ट वो होते हैं जिसमें कोई भी बचा हुआ H+ या OH- नहीं होता है, जैसे NaCl, पोटेशियम सल्फेट, तो इसके अंदर ना ही कोई H+ है ना ही कोई OH-, मींस these salts are obtained by complete neutralization of acid and base। उनके अंदर ना ही रेसिडुअल H+ होगा और ना ही रेसिडुअल जो है OH- होगा। दूसरा कैटेगरी हमारा है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट वो होते हैं, ये भी टाइप ऑफ सिंपल सॉल्ट है, बट एसिडिक सॉल्ट वो होते हैं जिनमें बचे हुए H+ आयन प्रेजेंट हो, जैसे NaHSO4 हो गया, या तुमने लिख दिया K2HPO4, तो ये H+ रखते हैं, इनके अंदर रेसिडुअल H+ होता है तो उनको एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। और अगर कोई रेसिडुअल H+ या OH- नहीं है तो सिंपल सॉल्ट कहते हैं। और इसी में एक कैटेगरी है बेसिक सॉल्ट की, तो बेसिक सॉल्ट उनको कहते हैं जिनमें रेसिडुअल OH होता है, जैसे CaOHCl, इस टाइप वाला। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना होगा शायद, है ना, तो शायद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना होगा और उसका एक OH रिमेनिंग है, बचा हुआ है, तो ये बेसिक सॉल्ट है। तो सिंपल सॉल्ट हमारा न्यूट्रल हो सकता है, नो H+ और OH-। एसिडिक सॉल्ट जो है वो H+ रखते हैं और बेसिक सॉल्ट्स में OH- होता है। एक तो ये। दूसरा कैटेगरी हमारा सॉल्ट्स का जो है जिनको आप लोग जानते हैं, इनको भी मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है? मिक्स्ड सॉल्ट वो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा टाइप का कैटायन या एक से ज्यादा टाइप का एनायन प्रेजेंट होता है। जैसे सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, तो एक से ज्यादा टाइप का कैटायन है। मैग्नीशियम क्लोराइड ब्रोमाइड, एक से ज्यादा टाइप का एनायन है, तो इनको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। क्या कहते हैं? मिक्स्ड सॉल्ट। एक से ज्यादा टाइप का कैटायन और एक से ज्यादा टाइप का एनायन, तो इनको कहा जाता है मिक्स्ड सॉल्ट। नेक्स्ट अगला है, थर्ड है, जिनको बोला जाता है डबल सॉल्ट। अच्छा, डबल सॉल्ट क्या होते हैं? डबल सॉल्ट वो होते हैं जिनमें दो सॉल्ट एक साथ प्रेजेंट होते हैं, जैसे KCl NgCl2.6H2,
तो यहाँ दो सॉल्ट एक साथ प्रेजेंट है विद सम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इन पर भी हम चर्चा भी करेंगे डिटेल में। और लास्ट वाला जिसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक में वो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के उदाहरण में एग्जांपल में ऐसे सॉल्ट आएंगे जिनमें कॉम्प्लेक्स टाइप का कैटायन या कॉम्प्लेक्स टाइप का एनायन होता है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लें, समझ लें कि सिंपल सॉल्ट में सिंपल कैटायन एनायन, कोई H+ OH- नहीं तो न्यूट्रल, रिमेनिंग H+ है तो एसिडिक, रिमेनिंग OH- है तो बेसिक। मिक्स्ड सॉल्ट में दो या दो से ज्यादा टाइप के डिफरेंट कैटायंस या डिफरेंट एनायंस। डबल सॉल्ट में हमारे दो जो है वहां पर सॉल्ट एक साथ प्रेजेंट होते हैं। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कॉम्प्लेक्स कैटायन या कॉम्प्लेक्स एनायन प्रेजेंट होता है। तो ये है आपका कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स। अच्छा, अब यहां पर मुख्य डिस्कशन तो हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का है, बट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पर डायरेक्टली जाएं उससे पहले डबल सॉल्ट्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, देखिए हेडिंग डालिएगा, लिखेगा एडिशन कंपाउंड्स, एडिशन लिखो, एडिशन कंपाउंड्स, और लिखो एडिशन कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। लिखिए एडिशन कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, हेडिंग डालें एडिशन कंपाउंड्स और लिखें कि एडिशन कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। उसमें से जो पहला कैटेगरी है वो है तुम्हारा डबल सॉल्ट। ओके, जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में क्या होता है, जैसे पोटेशियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम को के क्लोराइड को लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में मिलाया जाए। देखिएगा डबल सॉल्ट बनाने का प्रोसीजर क्या है, डबल सॉल्ट बनता कैसे। तो आप कोई दो सॉल्ट लीजिए और उनको पानी में मिला दीजिए, ढेर सारे वाटर में उनको घोल दीजिए। जब आप उसको घोलोगे तो उसके सारे कैटायन और एनायंस जो है वो अलग हो जाएंगे। तो पोटेशियम प्लस क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम प्लस 2 क्लोराइड आयन, ये सारा अलग हो गया। इसके बाद आप इसकी कूलिंग कर दीजिए, क्रिस्टलाइजेशन कर दीजिए। तो जब कूलिंग कर देंगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर वापराइज हो जाएगा, भाग जाएगा और आपको सॉलिड फेज में ये डबल सॉल्ट मिल जाएगा, KCl NgCl2.6H2O सॉलिड। तो इनको कहा जाता है डबल सॉल्ट। यहां पर आप एक बात और देखोगे कि पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच आपस में कोई रिएक्शन नहीं हुई। KCl ने और NgCl2 ने आपस में कोई रिएक्शन नहीं की। और अगर यही रिएक्शन कर लेते तो अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, उससे जो सॉल्ट बनता है उसी को आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में अंतर यही होता है कि डबल सॉल्ट में जिन दो सॉल्ट्स का मिक्सचर लेते हैं पर्टिकुलर रेशियो में, वो आपस में इंटरैक्ट नहीं करते, बस क्या होता है एक साथ क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, एक कंप्लीट क्रिस्टल बन जाता है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ। तो ये डबल सॉल्ट है। और वहीं अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एक नए कैटेगरी का सॉल्ट बना देते तो हम उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब नो डाउट आप लोगों के माइंड में जा रहा होगा कि साहब हमको कैसे पता चलेगा कि कब ये लोग आपस में रिएक्शन करेंगे और कब ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। तो देखिए ये डिस्कशन किसी और टॉपिक का है, इसके बारे में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में जानेंगे और उसमें आपको मैं शायद ये समझा सकूंगा और आप समझ सकेंगे कि कब ये रिएक्शन करेंगे और कब रिएक्शन नहीं करेंगे। फिलहाल बस इतना समझो कि अगर इन्होंने इंटरैक्ट नहीं किया, बस एक सॉलिडिक फेज में दोनों इकट्ठा हो गए तो डबल सॉल्ट, और अगर इंटरैक्शन कर लिया तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अच्छा, एक खास बात और डबल सॉल्ट की, डबल सॉल्ट जो तुम्हारे सामने है जैसे KCl NgCl2.6H2O, अगर साहब तुमने इसको पानी में दोबारा डाला, अगर तुमने इसको पानी में दोबारा डाला तो ये अपने सारे कैटायंस और एनायंस में दोबारा से अलग हो जाएगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारे जो डबल सॉल्ट होते हैं उनका एग्जिस्टेंस सिर्फ सॉलिड फेज में ही होता है। जब तक वो
जाएगा, सॉलिड फेज में नहीं होगा, पानी में घोलोगे तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा, मतलब उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, ऐसे क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि अपने सारे कैटायंस और एनायंस में वो सेपरेट हो जाता है। तो अगर आप बात समझ गए हो तो लिखना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आप ये लिखो पहला पॉइंट कि दे आर ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स। दे आर ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स। और उसके बाद आप पहला वाला जो रिएक्शन है उसको लिखें फटाफट, जो मैंने फर्स्ट रिएक्शन लिखा है। They are obtained by addition of two simple salts। और फर्स्ट रिएक्शन लिखा हो जल्दी से, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो। तो ये हमारा पहला पॉइंट कि they are obtained by addition of two simple salts। सेकंड पॉइंट लिखेगा कि they exist in solid phase only। They exist in solid phase only। सिर्फ solid phase में ही रहते हैं। They exist in solid phase only। Third point, when added in water, जब उनको पानी में घोला जाएगा, when added in water, they lose their identity। When added in water, they lose their identity। जब उनको पानी में घोला जाएगा तो अपना अस्तित्व खो देंगे, मतलब अपने आइंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। और उसके बाद ये सेकंड रिएक्शन जो मैंने लिखी है जरा इसको नोट कर लीजिएगा। When added in water, they lose their identity। तो KCl, MgCl2 वैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्ट होता है, आगे पढ़ोगे मेटलर्जी में, कार्मेलाइट, इसको कहते हैं कार्मेलाइट। ये रिएक्शन लिखा हो। अच्छा, इसीलिए यही खास बात है, अगर आप ये समझ रहे हैं इस बात को, यही खास बात है कि आपका जो डबल सॉल्ट है ना, उसको जब पानी में घोलेंगे तो अपने सारे आयंस में वो अलग अलग हो जाएगा और लैब में जाके तुम टेस्ट कर सकते हो कि उसके अंदर कौन कौन से आयंस हैं। टेस्ट करने का मतलब जो भी लैबोरेटरी टेस्ट होता है ना, कैटायन और एनायन को चेक करने का, तो आप लैब में जाके चेक कर सकते हैं कि उसके सारे आयंस का टेस्ट आपको मिलेगा। क्यों टेस्ट मिलेगा? क्योंकि सारे आयंस अलग अलग हो जाएंगे, तो जब तुम बाहर से अभिकर्मक डालोगे, रिएजेंट डालोगे, तो उसके साथ वो रिएक्ट करेंगे और अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो इसलिए ये कहा जाता है, इसलिए ये भी कहा जाता है कि आपका जो डबल सॉल्ट है उसका एक्वस सॉल्यूशन, डबल सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन अपने अंदर प्रेजेंट हर एक आयन का पॉजिटिव टेस्ट देता है। डबल सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन अपने अंदर प्रेजेंट हर एक आयन का पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो एक लाइन और लिखो जरा कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डबल सॉल्ट, aqueous solution of double salt gives positive test। Aqueous solution of double salts gives positive test for all the ions present। Aqueous solution of double salts gives positive test for all the ions present। Gives positive test for all the ions present। जैसे KCl, कुछ एक अगर इंपॉर्टेंट डबल सॉल्ट्स में नोट कर लो। एक होता है आपका ये, जिसको कहा जाता है कार्मेलाइट, अभी जो लिखा हमने। एक बड़ा ही फेमस जो आप लोग बचपन से सुनते हैं, फिटकरी पोटाशियम, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, .24H2O, जिसको फिटकरी या और क्या कहते हैं, पोटाश एलम। ओके, पोटाशियम। और एक और है इंपॉर्टेंट, वो भी आप चाहे तो लिख लें, ये सब डबल सॉल्ट के एग्जांपल हैं। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, FeSO4, NH4 ये डॉट का कोई मतलब नहीं है। डॉट मींस पार्ट ऑफ सिंगल सॉल्ट है तीनों। इसको आप लोगों ने पढ़ा है, इसको कहा जाता है मोहर्स सॉल्ट। क्या बोला जाता है? मोहर्स सॉल्ट। तो ये तीनों ही जो मैंने लिखे हैं, ये आप कह सकते हैं कि these are examples of double salts। examples of double salts। तो मैं अगर समराइज करूं तो डबल सॉल्ट में दो सिंपल सॉल्ट का मिक्सचर होता है, वो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, एक रेशियो में प्रेजेंट होते हैं।
वो सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करते हैं, पानी में डालने पर अपना अस्तित्व खो देंगे, आइडेंटिटी लूज करेंगे, कैटायंस एनायंस में अलग हो जाएंगे और उनका जो एक्वा सॉल्यूशन होगा वो उनके अंदर प्रेजेंट हर एक आयन का पॉजिटिव टेस्ट भी देगा। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि साहब बताओ मुझे नंबर ऑफ आयंस पर मॉलिक्यूल इनमें कितने प्रेजेंट हैं, जरा सोचो फटाफट और जवाब लिखो कॉपी पर। ये जो तीन आपके सामने डबल सॉल्ट हैं, इन तीनों डबल सॉल्ट्स में नंबर ऑफ आयंस कितने हैं पर मॉलिक्यूल, मतलब उनके एक मॉलिक्यूल में कितने आयन प्रेजेंट हैं। अगर ये आपको जवाब देना है तो जरा बताइए फटाफट। KCl में कौन है? K प्लस और Cl माइनस, दो तो यहां से मिलेंगे, एक पोटेशियम प्लस एक क्लोराइड है, यहां से एक मैग्नीशियम और दो क्लोराइड, तो टोटल आयंस की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। भाई एक पोटेशियम, एक क्लोराइड, एक मैग्नीशियम, फिर से दो क्लोराइड, तो नंबर ऑफ आयंस पर मॉलिक्यूल मतलब इसके एक अणु में, एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने आयंस मिलेंगे, तो शायद नंबर ऑफ आयंस पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 5। यहां पर अगर ये समझ आया तो चलो अगला सॉल्व करो सही से। अगर ये समझ गया तो अगले में सॉल्व करें कि कितने आयंस हैं पर मॉलिक्यूल। बड़ी छोटी सी बात, ठीक है, आप कर सकते, इतना तो आप सब होशियार। तो यहां दो पोटेशियम, एक सल्फेट 3, दो एल्यूमिनियम 5 और 3 सल्फेट हैं, तो टोटल कितने आ जाएंगे? 8। ऐसे यहां पर एक आयरन, एक सल्फेट 2, दो अमोनियम और एक सल्फेट 3 यहां से, दो यहां से, टोटल कितने हो गए? 5। ओके, तो ये सब बात भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा टॉपिक सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वांटा फैक्टर निकालना होता है, तो वहां पर आपको ये मदद मिल सकती है छोटे से पेन से कि नंबर ऑफ आयंस पर मॉलिक्यूल कितना है। तो एक्चुअल टॉपिक हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहा था साहब यहाँ पर किसके बारे में? एडिशन कंपाउंड्स का पहला कैटेगरी कौन सा? डबल सॉल्ट। ओके, इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और दूसरा कैटेगरी लेते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। देखो सेकंड कैटेगरी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जैसा कि मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब ही है कि उसमें कॉम्प्लेक्स टाइप का कैटायन और कॉम्प्लेक्स टाइप का एनायन प्रेजेंट होगा। चूंकि पूरा टॉपिक ही हमारा ये है तो इस पे काफी चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन पहले एक दो सिंपल पॉइंट्स यहां पर लिखो। आप वहां पे लिखेगा फर्स्ट पॉइंट में कि फर्स्ट पॉइंट लिखेगा, फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि they are obtained by reaction between two simple salts. They are obtained by reaction between two simple salts. जैसे कि एग्जांपल कि पोटेशियम के साइनाइड को और फेरस सल्फेट को अगर एक पर्टिकुलर रेशियो में 1:6 में, अभी रेशियो कैसे डिसाइड होगा वो आगे जब टॉपिक बढ़ेगा तब आपको समझ आएगा। तो इस रेशियो में अगर लिया जाए तो आपको मिलता है एक पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCl6 एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट प्लस बचा हुआ हिस्सा एक सिंपल सॉल्ट पोटेशियम सल्फेट। तो यहां पर भी देखिए तुमने सिंपल सॉल्ट्स को ही लिया, लेकिन यहां पर आपको क्या मिल गया? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिल गया। अब खास बात यह है कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर आप पानी में घोलते हैं, अगर इसको आप पानी में घोलते हैं तो यह आपका यहां से ब्रेक तो हो जाएगा, पोटेशियम आयन अलग हो जाएंगे, लेकिन आपका जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसके जो आयंस हैं वो पूरी तरह से अलग नहीं होंगे। समझने की कोशिश करिएगा कि जब आप एक बार कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मिल गया तो जब इसको पानी में डालोगे तो ये जो ब्रैकेट से बाहर कैपिटल ब्रैकेट या डब्बा कह लेता हूं, ये जो डब्बा है आपका, डब्बा समझ, ये जो ब्रैकेट लगाया है, तो डब्बे से बाहर वाला हिस्सा अलग हो जाएगा और जो डब्बे में है वो अलग रहेगा। तो ये इसका मतलब हुआ कि पानी में डालने पर पूरी तरह से ब्रेक नहीं होता है।
मतलब मैं कहना चाहता हूं कि डबल सॉल्ट हम कहते हैं कि पानी में डालने पर अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं, क्योंकि अपने सारे कैटायंस और एनायंस में अलग हो जाते हैं, लेकिन ये अपने सभी कैटायन और एनायन में अलग नहीं होते हैं। इसलिए कहा जाएगा कि ये सॉलिड फेज के साथ साथ एक्वस सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि अपने आयंस में ये सेपरेट नहीं होता। और यही कारण है, सुनते रहना ध्यान से, ये डिफरेंसेस बता दूं मैं आपको जस्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और सिंपल सॉल्ट, आपके डबल सॉल्ट। यही कारण है कि इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो सारे आयंस का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। जैसे इसके अंदर पोटेशियम आयन है, उसका टेस्ट देगा, आयरन है, उसका टेस्ट नहीं देगा, साइनाइड का टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? इसलिए क्योंकि साइनाइड और आयरन पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, मींस डब्बे के अंदर है, और जो रिएजेंट आएगा उससे रिएक्शन करने के लिए आयरन और साइनाइड आयन अवेलेबल ही नहीं होगा। मेरी बात ध्यान दो, मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर पोटेशियम, आयरन, साइनाइड सब है। पोटेशियम का पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा, मींस ये जो पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा मतलब टेस्ट मिलेगा, वो बोलने का स्टाइल होता है कि पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा। तो जब उसको अभिकर्मक डालोगे, रिएजेंट डालोगे, तो पोटेशियम के साथ वो रिएक्शन करेगा और पॉजिटिव टेस्ट देगा, लेकिन आपका आयरन और साइनाइड पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि तुम्हारे पास ये एक नया आयन मिल गया है, एक न्यू आयन, इसका पॉजिटिव टेस्ट आपको मिलेगा। मतलब आयरन का टेस्ट नहीं मिलेगा, साइनाइड का नहीं मिलेगा, लेकिन फेरोसाइनाइड आयन का पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो एक्वस सॉल्यूशन में ये एग्जिस्ट करेंगे, आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे, सॉलिड में भी करेंगे। इनका एक्वस सॉल्यूशन सारे आयंस का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, लेकिन एक नए आयन का पॉजिटिव टेस्ट देगा जो पहले शुरुआत में नहीं था और अब बन चुका है। तो जल्दी से लिखते हैं वहां पर, एक तो ये रिएक्शन में डालो जल्दी से, और फिर कुछ एक स्टेटमेंट्स। तो ये डिफरेंस है आपके डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सॉलिड और एक्वस दोनों में रहेगा, अपने सारे आयंस का पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे पाए, क्योंकि जो आयंस कॉम्प्लेक्स आयन बना लेंगे वो रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। हाँ, लेकिन ये एक नया आयन बन गया है और इस नए आयन का पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा। तो लिख डालो फटाफट, लिखो अगला पॉइंट लिखिए। देखिए, they exist in solid as well as in aqueous solution. They exist in solid as well as in aqueous solution. They exist in solid as well as in aqueous solution. Next, their aqueous solution do not give positive test for all the ions present. Their aqueous solution do not give positive test for all the ions present. Right, point all in लो कि their aqueous solution gives positive test for a new ion. Their aqueous solution gives positive test for a new ion. उनका aqueous solution एक नए आयन का पॉजिटिव टेस्ट देगा. Their aqueous solution gives positive test for a new ion. Okay, fine. चलो, अगर हो गया है तो हेडिंग डालो। अब थोड़ा सा टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन, लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हेडिंग डालो और एक छोटा सा डिस्कशन कितने टाइप के होते हैं। तो लिखो पहला, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। ये लिगेंड क्या होता है? आपके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर जो ये नेगेटिव आयंस या ये वाले जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं लिगेंड। नोट करो, क्या कहते हैं? लिगेंड। जैसे मान लो तुमने लिखा वहां पर साथ FeH2O होल 4 ClBr और एक डब्बे के बाहर आयन, मान लो ये वाला एग्जांपल ले लो मैं। तो यहां पर ये सब जो प्रेजेंट है इनको कहते हैं क्या? लिगेंड।
और ये जो मेटल होता है इसको कहा जाता है सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। क्या कहते हैं? सेंट्रल एटम। और ये क्या है? लिगैंड। तो जब सारे लिगैंड एक ही तरह के हों तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को कहते हैं होमोलेप्टिक। नोट करिएगा, होमोलेप्टिक ऑन द बेसिस ऑफ लिगैंड। हमारा पहला क्लासिफिकेशन है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का ऑन द बेसिस ऑफ लिगैंड्स। तो मैं कह रहा हूं जब सारे लिगैंड एक जैसे हैं तो होमोलेप्टिक, और जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगैंड हैं तो उसको कहते हैं हेटेरोलेप्टिक। नोट करिए, ये एक छोटा सा सिंपल सा पॉइंट है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि साहब उसके सारे जो लिगैंड हैं वो एक ही जैसे। जैसे साइनाइड है, सभी 6 लिगैंड साइनाइड है। और नीचे वाले एग्जांपल में अगर आप देखो तो एक वाटर है और बाकी के 2 आपके ये डिफरेंट है, तो इनको कहेंगे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, इनको कहेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। फिर बोल रहा हूं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब एक ही टाइप के सारे लिगैंड, और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब डिफरेंट टाइप के लिगैंड। तो पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिगैंड्स। ओके, अगला लिखो जरा, नेक्स्ट अगला क्लासिफिकेशन हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो पहला तो ये था। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी हमारे 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। एक जिनको कहा जाता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और दूसरे जिनको कहा जाता है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। लेकिन किन कॉम्प्लेक्सेस को परफेक्ट कहते हैं और किन को इम्परफेक्ट कहते हैं, ये डिस्कशन में इस टॉपिक के आगे की क्लासेस में करूंगा। लेकिन क्लासिफिकेशन एक ये भी है, पहचानते कैसे हैं ये आगे समझाऊंगा जब स्टेबिलिटी वगैरह पढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए मुझे पहले उसके स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को सिखाना होगा। तीसरा क्लासिफिकेशन है, लिखो, तीसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर। अब ये अभिक्रियाशीलता या रिएक्टिविटी जो है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में तभी बता पाऊंगा जब मैं आपको ये सिखाऊंगा स्टेबिलिटी। लेकिन इतना कह देता हूं कि रिएक्टिविटी के आधार पर 2 तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक लैबाइल कॉम्प्लेक्स और दूसरे तुम्हारे इनर्ट कॉम्प्लेक्स। कौन कौन से? लैबाइल और इनर्ट। लैबाइल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो ज्यादा रिएक्टिव हैं, मोर रिएक्टिव, जिनकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होती है, और जिनकी अभिक्रियाशीलता कम होती है, जो लेस रिएक्टिव है, इनको कहते हैं इनर्ट। तो थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। ओके, लेकिन इसको मैं आगे ही आपको एक्सप्लेन करूंगा जब इनकी बॉन्डिंग सीख लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, लैबाइल कॉम्प्लेक्स, इनर्ट कॉम्प्लेक्स। लैबाइल मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव है, इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, और इनर्ट कॉम्प्लेक्स जिनकी रिएक्टिविटी अच्छी नहीं। ओके, और आखिरी और चौथा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, लिखो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। नोट करो, चौथा और आखिरी कैटेगरी है क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। इसमें 2 तरह के, एक आपके न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनमें कोई चार्ज नहीं होता है, उनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर। मतलब जैसे तुमने लिखा Ni निकल, कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड, होल 4, और इस डब्बे पर कोई चार्ज नहीं। मतलब जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है जो डब्बे के अंदर रखा जाता है उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे Ni एक लिगैंड है, इन सब के बारे में आगे पढ़ा जाएगा। DMG होल ट्वाइस, डब्बे पर कोई चार्ज नहीं है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका कॉम्प्लेक्स जो पार्ट होता है, मींस जो डब्बे के अंदर प्रेजेंट होता है, उस पर अगर कोई चार्ज नहीं है तो इनको क्या कहते हैं? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। और दूसरा कैटेगरी है आयनिक कॉम्प्लेक्स। क्या? आयनिक कॉम्प्लेक्स। ये बड़ी ही बेसिक सी शुरुआत है जिस टॉपिक की। आयनिक कॉम्प्लेक्स, ये जो आयनिक कॉम्प्लेक्स तुम्हारा होता है, ये फर्दर जो है मैं 3 पार्ट में बांटता हूं।
एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, डब्बे पर कोई चार्ज नहीं। दूसरे आयनिक कॉम्प्लेक्स, इसमें एक होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। लिखो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स वो होता है जिनका डब्बा पॉजिटिव होता है, जैसे CuNH3 लिगेंड होल 4, डब्बा बंद और डब्बे से बाहर SO4। तो ये क्या कहलाता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें डब्बे के बाहर वाला आयन नेगेटिव और डब्बे पर इसलिए पॉजिटिव चार्ज। तो जब डब्बा पॉजिटिव हो तो उसको कहते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। मतलब इसका कैटायन जो है वो कॉम्प्लेक्स है और जो एनायन है वो सिंपल आयन है। आप समझ रहे होंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव हिस्सा है, मींस जो पॉजिटिव पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। और जो नेगेटिव हिस्सा है वो क्या है, सिंपल। तुम चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, इसको कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कैटायन। सॉरी, इसका हम नाम क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कैटायन। क्या, कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन। मतलब कैटायन कॉम्प्लेक्स आयन है और एनायन सिंपल है। बाकी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जब डब्बा पॉजिटिव हो, जब डब्बा नेगेटिव हो तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स। नोट करिए, जब डब्बा नेगेटिव हो तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया यहां पर K4FeCN6। तो यहां पर डब्बे के बाहर वाला आयन पॉजिटिव है और डब्बे के भीतर वाला नेगेटिव है, तो इसका कैटायन सिंपल है और एनायन कॉम्प्लेक्स है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं सिंपल कैटायन। क्या, सिंपल कैटायन। कैटायन सिंपल है और कॉम्प्लेक्स एनायन, और उसका जो एनायनिक पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स है। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स जिसका डब्बा नेगेटिव, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जिसका डब्बा पॉजिटिव, और थर्ड कैटेगरी है तीसरा जिसको कहते हैं आप कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक, नोट करें, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स उनको कहा जाएगा ऐसे सॉल्ट्स को जिनका कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, जैसे PTNH3 और दूसरा पार्ट PTCl4। अब आगे चल के समझाऊंगा कि कैसे पता करेंगे कि इस पर +2 है और इस पर -2 है। तो यहां पर तुम्हारा कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। तो दोबारा बोलूं, सुनो, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल वो होते हैं जिनका जो डब्बा है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और दूसरे आयनिक कॉम्प्लेक्स। आयनिक कॉम्प्लेक्स में आयंस आ जाएंगे। अगर कॉम्प्लेक्स आयन पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब डब्बा अगर पॉजिटिव है, डब्बा तो डब्बा अगर पॉजिटिव है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, डब्बा अगर नेगेटिव है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और अगर डब्बा पॉजिटिव भी है और डब्बा नेगेटिव भी है तो कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो मैं आपको यहां पर समझा रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। एक बार देख लीजिए अच्छे से। हमने जस्ट एक टॉपिक शुरू किया है, जस्ट एक शुरुआत की है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और उसके कुछ बेसिक्स हैं वो जस्ट मैं अभी आज आपको बता रहा हूं। पर आगे हम लोग डिटेल में बढ़ेंगे इस टॉपिक पर। हेडिंग डालिएगा, इसके बाद अगर आपने लिख लिया हो तो representation, लिखो, representation of coordination compound या coordination complex। representation of coordination complex। देखिए तुम्हारे coordination complex में जनरली एक डब्बा होता है। इस डब्बे के अंदर आपका एक सेंट्रल एटम जो जनरली मेटल होता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नॉन मेटल सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, जनरली मेटल होता है।
बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिगैंड होता है, L से लिख दे रहा हूँ। लिगैंड्स की कुछ संख्या N है। इसके बाद डब्बे पर कुछ प्लस में या माइनस में मान लेते हैं M चार्ज है, जो भी प्लस माइनस बचा। इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक काउंटर आयन Y है, और इस काउंटर आयन पर मान लेते हैं माइनस प्लस X चार्ज है, और इनकी संख्या M/X है। अब आप ना इतना देख के कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन है ये बड़ा छोटा सा। कैसे? जैसे मान लो आयरन का आयरन प्लस 2 है सेंट्रल एटम, साइनाइड मान लो लिगैंड है और इनकी संख्या 6 है। तो एक सिंपल सी बात है कि इस कैटायन और इस लिगैंड से अगर मैं सॉल्ट बनाऊंगा तो क्या बनेगा? FeCN6, ये डब्बे के अंदर आएगा। एक सिंपल सी बात है कि इस सेंट्रल एटम आयरन पर अगर प्लस 2 चार्ज है, इस पर अगर प्लस 2 चार्ज है, और 6 साइनाइड पर -6 है, तो ये चार्ज कितना बचा? -4। यही यहाँ लिख दिया जाता है। ये जो मैं यहाँ समझा रहा था आपको प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस में से जो भी होगा लिख दिया जाएगा। इसीलिए आप समझिएगा कि जो M है उसको कहा जाता है एक्सेस चार्ज। एक्सेस जो अधिकता में बचा, अधिकता में बचा मतलब जैसे आयरन पर प्लस 2 था, पॉजिटिव में 2 था और नेगेटिव में -6 था, तो अधिक कितना था? -4। तो वही डब्बे पर लिखा जाता है। और इसको बैलेंस करने के लिए एक पॉजिटिव आयन है। अब वो पॉजिटिव आयन से अगर पोटेशियम आता है Y काउंटर Y, और इस पर 1 प्लस है, तो सिंपल सी बात है यार कि इस 4 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए तुम्हें यहाँ पर 4 पोटेशियम लेने पड़ेंगे। समझ आया? तो वही मैंने M/X लिखा है, इसको रटने की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ पर पोटेशियम नहीं लेते, लेट्स से पोटेशियम की जगह आप कैल्शियम ले लेते और कैल्शियम पर प्लस 2 यूनिट चार्ज है, तो सिंपल से बात है कि 4 नेगेटिव आयन को बैलेंस करने के लिए कैल्शियम के कितने एटम आ जाते हैं? 2 एटम आ जाते हैं। तो वही यहाँ पर लिख दिया गया है Y काउंटर आयन। तो यहाँ पर जो M है, यहाँ पर लिख लिया जाए जरा, ये वेयर M क्या है? लिखो M क्या है? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यूजुअली मेटल, यूजुअली मेटल। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये नॉन मेटल नहीं हो सकता है, आयोडीन भी सेंट्रल एटम हो सकता है, कॉम्प्लेक्स बना सकता है, बट जनरली वो मेटल होता है, और वो भी यूजुअली मेटल ऑफ डी ब्लॉक। अब यहां पे देखो मैंने लिखा है जनरली डी ब्लॉक का होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एस ब्लॉक या पी ब्लॉक के एलिमेंट्स सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, वो भी हो सकते हैं, बट जनरली ये मेटल है और डी ब्लॉक है जनरली। और ये भी आपको बताना चाहूंगा कि तुम्हारा जो सेंट्रल एटम है वो एक यहाँ पर काम कर रहा है लेविस एसिड का। क्यों? क्योंकि वो लिगैंड से लोन पेयर गेन करता है, आपके जो लिगैंड्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो सेंट्रल एटम एक लेविस एसिड होता है। एल जो है वो क्या है? लिगैंड है। लिगैंड क्या होते हैं? लेविस बेस होते हैं। लिगैंड क्या होते हैं? लेविस बेस। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल एटम को लोन पेयर डोनेट करता है। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड्स। नंबर ऑफ लिगेंड्स ये आप लिख सकते हैं फटाफट, नंबर ऑफ लिगेंड्स। फिर स्मॉल m क्या है? स्मॉल m अभी मैंने बताया एक्सेस चार्ज है, एक्स में लिख रहा हूं, बाकी तुम एक्सेस ले सकते हो। एक्सेस चार्ज जो बचा लिगेंड और सेंट्रल एटम से। और y क्या है? Y है काउंटर आयन, जो कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज है उसको बैलेंस करने में इस्तेमाल होता है। तो साहब ये जो है फाइनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आप देख लीजिए और नोट करिए इसको फटाफट। यहाँ पर M जो है वो सेंट्रल एटम है, और ये जो है ना आपका सेंट्रल एटम यूजुअली डी ब्लॉक का मेटल है, बट ये किसी और ब्लॉक से भी हो सकता है और मेटल के बजाय नॉन मेटल भी हो सकता है। लेविस एसिड होता है क्योंकि लोन पेयर गेन करता है, जबकि आपका जो लिगेंड है वो लेविस बेस होता है क्योंकि वो लोन पेयर डोनेट करता है। लिखें अब इसमें जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इसके बेसिक्स पे,
जस्ट ये इंट्रोडक्टरी क्लास है हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लेकर। तो थोड़ा अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर लिगैंड के बारे में। इसके बारे में लिगैंड, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लिगैंड जो है वो एक लेविस बेस होता है। मतलब लिगैंड जो है वो सेंट्रल एटम को लोन पर डोनेट करता है। जब हम बॉन्डिंग में जाएंगे इसके स्ट्रक्चर पर, इसके हाइब्रिडाइजेशन पर, तब इसकी चर्चा की जाएगी। लिगेंड्स में एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। नोट करो, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। मतलब तुम्हारा जो लिगेंड है वो नेगेटिव हो सकता है। नोट करो जरा, लोन पेयर देने वाला लेविस बेस जैसे क्लोराइड आयन, साइनाइड आयन, सल्फेट आयन, ये सब क्या है? आइसोसाइनाइड आयन एटसेट्रा, ये सब क्या है? नेगेटिव आयन्स हैं जो लोन पेयर देंगे। और सबसे ज्यादा नेचर में करीब 80% लिगेंड नेगेटिव ही है। एक सिंपल से बात है कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसकी डोनेशन पावर अच्छी होगी। और अगर मैं पीछे रिलेट करूं तो आप लोगों को पता होगा कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो Z इफेक्टिव कम होगा, Z इफेक्टिव कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, तो डोनेशन पावर अच्छी होगी। तो इसमें नेगेटिव लिगेंड सबसे ज्यादा संख्या में, न्यूट्रल लिगेंड भी होते हैं। न्यूट्रल लिगेंड जो है आपके, अगर मैं एक दो एग्जांपल लूं तो जैसे वाटर है, अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है एटसेट्रा, ये सब न्यूट्रल लिगेंड है। और तीसरी कैटेगरी के, अच्छा ये न्यूट्रल लिगेंड करीब करीब 18% है। देखिए ये परसेंट आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट एक आइडिया है। ये सबसे ज्यादा संख्या में नेगेटिव है और पॉजिटिव लिगेंड सबसे कम है। उसका कारण आप लोग जानते हैं कि जो पॉजिटिव लिगेंड होगा उसका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा। और सिंपल सी बात है कि अगर उसका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो उसकी जो डोनेशन पावर है वो बहुत कम हो जाएगी। इनमें दो जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें जानने चाहिए वो है एक N2H5+, बहुत ध्यान से, और एक है NO+। बाकी बॉन्डिंग में चलेंगे तो इनके डिटेल में डिस्कशन हो जाएगा। N2H5+ आयन और NO+, ये दो हैं इंपॉर्टेंट आपको जो जानना चाहिए। ये आपके पॉजिटिव लिगेंड हैं। तो एक तो क्लासिफिकेशन ये है तुम्हारा लिगेंड्स का ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अगला जो क्लासिफिकेशन है हमारे लिगेंड्स का, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे लिगेंड्स का जो है वो इस आधार पर है, जरा समझिएगा क्योंकि ये जो चर्चा होगी इसके लिए हमें नेक्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा। जो अगला क्लासिफिकेशन इसमें आएगा वो हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो लिगेंड है वो सेंट्रल एटम को कितने लोन पेयर डोनेट करता है। मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिगेंड्स की डेंसिटी के बारे में। मतलब हमारा जो लिगेंड है वो कितने लोन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा। मतलब हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में कि हमारा लिगेंड अगर सेंट्रल एटम को एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो उसको हम मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेट। ये चर्चा नेक्स्ट क्लास में, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। अगर हमारा लिगेंड एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो मोनोडेंटेट, दो करेगा तो बाइडेंटेट, तीन करेगा तो ट्राइडेंटेट, बहुत ज्यादा करेगा तो पॉलीडेंटेट। तो हम लोग मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, चिलेटिंग लिगेंड्स और बहुत सारे टाइप के और सिग्मा डोनर लिगेंड्स, पाई डोनर लिगेंड्स, बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। तो अगली क्लास का हमारा जो डिस्कशन होगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स को ही लेकर होगा। इसके आगे जिसमें हमने पढ़ा है कि हमारे लिगेंड चार्ज के आधार पर नेगेटिव, न्यूट्रल या पॉजिटिव हो सकते हैं। तो अगला क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी पर हम लोग बातचीत करेंगे। थैंक यू।